ओ माय गॉड, आवाज नहीं आ रही है। अब वॉइस आ रही है मेरी? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है। क्लास ब्रेक होने से हमारी क्लास फिर से मैंने रिकनेक्ट किया है। दोनों को ज्वाइन करके मैं आपको ये क्लास उपलब्ध करवा दूंगा। पिछली क्लास हुई है, इकोनॉमी को और एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है। ठीक है, इकोनॉमी को एक्स्ट्रा टाइम मिला तो 40 मिनट का फिर से सेशन लिया हम लोगों ने। 40 मिनट के सेशन में दोनों क्लास को मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, दोनों क्लास को मर्ज करने के साथ आपको ये यूट्यूब पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पिछला जो टेक्निकल इश्यू के पहले हम पढ़ रहे थे चीजें कि सीआरआर के कम होने से, सीआरआर के कम होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बैंकों के पास जो पूंजी है वो कम हो जाएगी। कौन सी पूंजी? जो अपने पास आरक्षित रख रही थी, जिसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने पास जो आरक्षित पूंजी होती है वो पूंजी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों हुई है कम? क्योंकि सीआरआर कम हो गया। और सीआरआर कम होने से बैंक के पास पूंजी कम हो गई। जमा पूंजी यानी कि आरक्षित जमा पूंजी कम हो गई। इसका मतलब अब उसका जोखिम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जोखिम बढ़ा हुआ नजर आएगा। और लोन वितरण करने की जो पावर होगी, यानी कि लोन वितरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अपने पास आरक्षित पूंजी कम रखेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा वो क्या कर देगी? लोन के रूप में वितरित कर देगी। तो लोन बढ़ेगा। और लोन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा। और निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ में नेशनल इनकम में भी क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने से जीवन स्तर में सुधार होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आ गया हो। ठीक है, कि सीआरआर के कम करने से यह प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये मत बताना कि जोखिम बढ़ जाएगा। एक नकारात्मक प्रभाव मैंने बता दिया, जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव होने की क्या संभावना है? अगर सीआरआर ज्यादा से ज्यादा कम हो गया तो क्या नकारात्मक प्रभाव मार्केट में पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सीआरआर के कम होने से? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं समझ में आया है या तो? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या नकारात्मक प्रभाव होगा मार्केट में? क्या हो जाएगा? कुछ मैसेज तो आया है आपका? एक सेकेंड। बताइए। इसका मैसेज आपको रीड कर लेता हूँ। मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। अब मार्केट में तरलता बढ़ने से होगा क्या? मार्केट में तरलता तो बढ़ेगी। और तरलता बढ़ने से क्या मुद्रास्फीति जन्म नहीं लेगी? मुद्रास्फीति का जन्म हो सकता है। ठीक है, जो कि नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। यही तो मुद्रास्फीति है आपकी। ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप निष्कर्ष में बता सकते हैं कि सीआरआर अगर नीति अपनाती है आरबीआई, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि सीआरआर को कम करना, अगर मंदी की स्तर से निपटने के लिए आरबीआई सीआरआर को कम करती है, लेकिन एक सामान्य स्तर तक इसको कम करना होता है। अदरवाइज यह मुद्रास्फीति को भी जन्म दे सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीआरआर के कम या ज्यादा होने के प्रभाव। ठीक है, सेम एसएलआर के बारे में करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एसएलआर के बारे में यही बातें मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, चीजें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगी, आप लोग ही बता देंगे। ठीक है, अब देखिएगा एस एल आर। अब देखिएगा, बैंक के पास पूंजी ज्यादा कब होगी? आरक्षित पूंजी, यानी कि बैंकों के पास आरक्षित पूंजी कब ज्यादा होगी? जब एस एल आर कम से कम होगा। अब इससे, क्योंकि ये आरबीआई के पास जाएगा, एस एल आर के ऐसे समझ लीजिए, आरबीआई और ये बैंक। अब पूंजी किधर जा रही है आपकी? इस ओर जा रही है, यही आपका एसएलआर है। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर जाएगा तो इसके पास में पैसा कम होगा या नहीं होगा?
तो यानी कि अब आरक्षित पूंजी को यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसे हम लिखेंगे जमा पूंजी। बैंकों के पास जमा पूंजी, और यहां पर भी बैंकों के पास जमा पूंजी। अब देखना, एस एल आर अगर, एस एल आर अगर क्या होता है, बढ़ता है। माना कि एस एल आर को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बढ़ा दिया इसका मतलब बैंकों के पास जमा पूंजी कम होगी या ज्यादा, कम हो जाएगी। तो यानी कि एस एल आर अगर बढ़ता है, ठीक है, एस एल आर को अगर बढ़ाया जाता है तो बैंकों के पास जमा पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुझे बताना, जोखिम कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जोखिम क्या हो जाएगा, जोखिम तो कम ही होगा। यही तो अंतर समझना आप लोगों को यहाँ पर, कि एसएलआर हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी पूंजी कहां जा रही है, आरबीआई के पास, वो भी तो सुरक्षित है। आपका जब जोखिम होगा तब वो आपको रिटर्न करेगी। ठीक है, तो आपका जोखिम कम हो रहा है, फिर भी पूंजी बैंक के पास जमा पूंजी कम है, जोखिम कम हो रहा है। अब बताइए, बैंक लोन वितरित कर पाएगी ज्यादा, तो हम कहेंगे नहीं, बैंक का लोन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि निवेश भी हतोत्साहित होगा, रोजगार में कमी आएगी, पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, कम होगी, और नेशनल इनकम में भी कमी आएगी, और जीवन स्तर क्या हो जाएगा, जीवन स्तर बिगड़ जाएगा, जीवन स्तर में कमी आएगी। वही अगर बात करें कि अगर यही एस एल आर आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एस एल आर के कम होने से बैंकों के पास जो जमा पूंजी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जोखिम क्या होगा, जोखिम भी इसी के पैरेलल बढ़ जाएगा। और जोखिम बढ़ने से, अब पूंजी इसके पास ज्यादा है, तो पूंजी ज्यादा होने से लोन वितरण क्या होगा, ज्यादा होगा, निवेश बढ़ेगा, और रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होने से पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और राष्ट्रीय आय में भी इजाफा होगा, जिससे कि जीवन स्तर कैसा हो जाएगा, बेहतर होगा। और लेकिन एसएलआर के कम होने से मुद्रास्फीति जन्म ना ले ले, उससे भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मुद्रास्फीति भी संभव है। और एसएलआर को कम क्यों किया जाता है, इसे क्यों कम किया जा रहा है, तो क्यों कम किया जा रहा है, क्योंकि मंदी की स्थिति है बाजार में, इसलिए मंदी की स्थिति। और एसएलआर को बढ़ाया क्यों जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है इसे, क्योंकि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। लेकिन ऐसे निवेश रोजगार कम होगा तो नकारात्मक रूप से क्या स्थिति जन्म ले सकती है, मंदी की स्थिति आ सकती है। यहां तक ये समझ में आई कि एसएलआर और सीआरआर के से कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि एसएलआर बढ़ेगा तो सेम प्रभाव वही होगा जो सीआरआर में हो रहा था। अंतर मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि पैसा कहाँ रखा होगा, यह बात डिपेंड करेगी उसके प्रभाव को कैसे वह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है, जल्दी से बताइए। ज्योति चंचल रेशु क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हो। चलिए, बस यही बात है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दो उपकरण को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगला उपकरण हम पढ़ेंगे OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत तीसरा उपकरण आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा उपकरण OMO ऐसे लिखा जाता है, या ओपन
मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, या खुले बाजार की, खुले बाजार की क्रियाविधि। खुले बाजार की क्रियाविधि आखिर इसमें क्या होता है, पहले तो इसे परिभाषित कर लेते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है आपका बाजार। बाजार किसे कहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग बाजार किसे बोलते हैं? बाजार को परिभाषित करें। बाजार क्या है? जल्दी से बताइए, बाजार क्या होता है? तब तक मैं परिभाषा लिखता हूँ खुले बाजार क्रियाविधि की। इस बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, उस क्रियाविधि को OM और कहा जाता है। ये परिभाषा लिखिए। तब तक बाजार में किसने बताया तो मैं देख लेता हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली को, हाँ मैं समझ गया, वस्तु विनिमय प्रणाली मार्केट में वस्तु के लेन देन को। सबसे अच्छी बात बनूं बताएं, जब भी किसी शब्दावली की परिभाषा देना चाहें तो उस शब्दावली का नाम परिभाषा में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने ठीक बताया है, गलत नहीं बताया दोनों ने, ठीक बताया आप लोगों ने। पर ध्यान रखें, कभी भी कोई परिभाषा दे तो परिभाषा वाला शब्द परिभाषा में नहीं लिखना चाहिए। बाजार को परिभाषित करते हैं, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर मुद्रा या वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो, या मुद्रा के बदले वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो, उस भौगोलिक क्षेत्र को ही बाजार कहा जाता है। ठीक है, जहां पर वस्तुओं का विनिमय हो, वस्तु का मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में विनिमय हो, उस भौगोलिक क्षेत्र को बाजार कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर वस्तु का विनिमय हो, क्रय विक्रय हो, उसी को बोला जाता है बाजार। अब मैंने कहा खुले बाजार की क्रियाविधि, तो खुले बाजार में कि वह बाजार जिसमें सरकारी प्रतिभूति का क्या होगा, क्रय विक्रय। जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय होगा, उसी को क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बताइए, मार्केट है इसलिए क्रय विक्रय हो रहा है, तो जिस बाजार में प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, क्रय विक्रय हो रहा है। अब आरबीआई ऐसा क्यों करती है, आखिर क्या कारण है कि इस ओ का प्रयोग किया जाता है? अब मुझे बताना है आप लोग, दो स्थिति है, या तो इसका क्रय होगा या इस विक्रय होगा। किसका? ओएमओस के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति का, सरकारी प्रतिभूति। इस सरकारी प्रतिभूति का या तो क्रय करेंगे या विक्रय करेंगे, दोनों चीजें हो सकती है। देखना, जब सरकारी प्रतिभूति का क्रय यानी कि खरीदा जाता है, सरकारी प्रतिभूति को क्रय कर रहे यानी कि खरीद रहे हैं, और विक्रय कर रहे यानी कि बेच रहे हैं। और ये काम कौन कर रही है? आरबीआई। अब आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। आरबीआई, जैसे कि मैं आरबीआई है, मैंने क्या किया, सरकारी प्रतिभूति को खरीद लिया। किसी से, आप लोगों से मैंने क्या किया, सरकारी प्रतिभूति को खरीद लिया। तो इसके बदले आप क्या कहेंगे, सर आप मुझे पैसा दे दीजिए, आप पैसा दीजिए हमें, हम आपको सरकारी प्रतिभूति दे रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसा दीजिए। तो जब सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया जाता है, यानी कि सरकारी प्रतिभूति आरबीआई खरीद रही, तो बाजार में पैसा डालेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाजार में तरलता बढ़ेगी, ये होगा ना, प्रभाव है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपसे कि क्यों आखिर इसको क्रय किया जा रहा है। अब मेरा प्रश्न आपसे कि सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई क्यों खरीदती है?
ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे कि आरबीआई को इस सरकारी प्रतिभूति को खरीदना पड़ता है? क्योंकि बाजार में मंदी है, और बाजार में मंदी की स्थिति के कारण आरबीआई चाहती है कि मैं बाजार में पैसा डाल दूं, और जब बाजार में पैसा डाल दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, मंदी की स्थिति निपटा जाएगा। तो ये क्रय कब किया जाता है, क्रय क्यों किया जाता है? सरकारी प्रतिभूति का क्रय करने का कारण है बाजार में मंदी से निपटने के लिए। बाजार में मंदी की स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय करती है, और क्रय के बदले में बाजार में पैसा डाल देती है, जिसका प्रभाव हमें बाजार में तरलता को बढ़ा हुआ रूप दिखाई देगा। और बाजार में तरलता बढ़ जाती है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन इस सब की वजह से एक नकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति जन्म ले सकती है। तो ये नेगेटिव प्रभाव है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि सरकारी प्रतिभूति के क्रय क्यों किया जाता है, उसका कारण ये है, और क्रय करने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, उसका कारण। क्लियर हुआ यहां तक? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अब मैंने कहा कि विक्रय करती है आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का, तो विक्रय क्यों करती है, विक्रय करने का कारण क्या है? तो मैं कहूंगा कि यहां पर विक्रय करने का कारण है कि बाजार में मुद्रास्फीति, यानी कि इसे बेचेगी। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति को बेच दिया, और बेचने के क्रम में वह पैसे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, बाजार से मुद्रा को खींचेगी। और मुद्रा को खींचने में बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बाजार में तरलता कम होने से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। तो यहां पर कहा कि विक्रय इसलिए करती है क्योंकि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति का विक्रय किया जाता है। और विक्रय करने से क्या होगा, बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, इसका प्रभाव है। बाजार में तरलता कम होगी, और बाजार में तरलता कम होने से निवेश भी हतोत्साहित होगा, निवेश कम होगा, रोजगार कम होगा, रोजगार कम होने से पर कैपिटा इनकम कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी आपकी। और लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ जाएगा, मंदी की स्थिति ना आ जाए। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है या नहीं। ज्योति, चंचल, अजय, यशु, बताइए जल्दी से, आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करने से क्या प्रभाव पड़ता है, और पहला कारण ये भी कि आखिर इसे क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, सरकारी प्रतिभूति का क्रय क्यों किया जाएगा और विक्रय क्यों किया जाएगा, क्या इसका मतलब आपको समझ में आ गया है? चलिए, वेरी गुड। चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, अब हमने तीन उपकरण को पढ़ लिया है, चौथा उपकरण देखते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट एक प्रकार का ओवरनाइट लोन होता है, जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के थ्रू मिलता है। डूबता क्या ना करता, यानी कि डूबते को तिनके के सहारे के रूप में बैंक रेट के रूप में मिलता है। एक और होता है आपका, इसे क्या कहा जाता है, मुझे एक्चुअल नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद इसमें मेंशन होगा तो मैं देख लेता हूँ अपने। इसमें नहीं लिखा हुआ है आपका। चलिए ठीक है, हम देख लेंगे आगे। चलिए बता, एमएसएफ होता है एक, ठीक है, बता देंगे उसको भी, एमएसएफ। चलिए पहले बैंक रेट देखते हैं।
अब आप कई सारी बुक्स में पढ़ेंगे या फिर किसी से सुनते हुए पढ़ेंगे, किसी से सुना होगा। तो बैंक रेट साधारणतः वह रेट होती है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कोई लोन दे रही है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट लेती है उसी को बैंक रेट बोल देते हैं। मार्केट में ये प्रचलन है। और ऐसा आपको देखने में अभी मैं बताऊंगा, तब वाकई में इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो समझ में आएगी जब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या है कि वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई ने कुछ लोन लिया, उसके बदले में इंटरेस्ट दे दिया, ठीक हो रहा था। तो रेपो रेट की जैसा मिलेगा आपको क्या, बैंक रेट। लेकिन इसकी एक्चुअल परिभाषा होती है कि आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से, आरबीआई के द्वारा जब वाणिज्यिक बैंकों से लोन लिया जाता है, ठीक है, या फिर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, तो उसका पुनर्बट्टा करती है। क्या करती है, पुनर्बट्टाकरण होता है। कि जिस लोन का या जिस ऋण का पुनर्बट्टा होता है, उसी पुनर्बट्टे की दर को बैंक दर बोला जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसको डायग्राम समझ, देखिएगा, एक आरबीआई है, एक ये बैंक हो गई, और एक ये किसान हो गया, ठीक है। अब इस किसान को फसल लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी की इसको क्या है, आवश्यकता। तो पूंजी की आवश्यकता है, इसको साधारण तो समझना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक लाइन में परिभाषा तो लिख दूंगा। जिस दर पर ऋण का पुनर्बट्टा होता है उसे बैंक रेट कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई कि जिस दर पर ऋण का पुनर्बट्टा होता है उसी को बैंक रेट बोलते हैं। देखिएगा, अब इसको पूंजी की आवश्यकता है खाद के लिए, तो यह बैंक के पास जाएगा, बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, और किसी दर पर तो मिलेगा, इसके बदले ये इसको क्या चुकाएगा, इंटरेस्ट, ब्याज चुकाएगा, ठीक है। अब बैंक ये लोन कहां से लाएगा, ये खुद तो ही ना मशीन है जो पैसा छाप रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, लोगों का भी पैसा नहीं है इसके पास, तो इसने क्या किया, आरबीआई से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, यहां से इसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। और लोन लेने के बदले में ये भी तो इस आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा, इसकी भी कुछ ब्याज दर होगी, इसकी भी इंटरेस्ट रेट होगी कुछ। तो देखिएगा, इसको कुछ हम अंक ले लेते हैं, जैसे कि इस किसान को 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपए चाहिए थे, तो इसने क्या किया, या फिर 110 मान लेते हैं इसको, 110 चाहिए किसान को। तो बैंक ने इसको 100 रुपए ना देकर इसने क्या किया, इससे 100 रुपए का तो बिल फाड़ दिया इसका कि 110 रुपए दिए, लेकिन एक्चुअल में दिए कितने, 100 रुपए दिए। यानी कि 10 रुपए का क्या हो गया यहां पर, इंटरेस्ट लगा दिया। 100 रुपए में या फिर 11 रुपए का, 110 रुपए का आपका 11 रुपए बन रहा है, ठीक है। तो 11 रुपए का इसने क्या लिया, इंटरेस्ट ले लिया, यानी कि इसको प्राप्त कितना हुआ, 99 प्राप्त हुआ। 110 का कितना प्राप्त हुआ, 99 प्राप्त हुआ। 11 रुपए का इसने क्या लगा दिया, बट्टा कर दिया उसका, एक बार उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। बट्टाई क्या होता है, ब्याज दरी होती है। बट्टाकरण कर दिया मान, यानी कि उसमें कुछ कटौती कर दी। कटौती कितनी, 11 रुपए। अब फिर यह इस बैंक ने जो 110 रुपए लिए, इस आरबीआई से लिए, आरबीआई से ही लिए थे 110 रुपए। अब आरबीआई से लिया, और 11 रुपए का रेट तो यहाँ पे काट लिया, पर यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि मुझे भी तो कुछ कमाना है, ठीक है। तो इसी का, जैसे इसने तो 11% किया, और ये 15% ले लेगा, तो इसका 15% आप निकाल लीजिए। तो 15% कितना हो जाएगा, माना कि मैं परसेंट के रूप में लिख रहा हूं यहाँ पर कि 15% इसने, और 10%, 11% या फिर 10% में, ये 10% इसने ले रखा, तो 11 रुपए बन रहे थे। तो 110 का 10% तो रखा बैंक ने, और फिर से इसका पुनर्बट्टा किया, तो 15% किसने रखा, आरबीआई। तो मूल रूप से दबाव तो किसान के ऊपर है, कमाई दोनों ने कर लिया है। मूलतः इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, वही ब्याज दर होगी। तो ये जो आरबीआई ने फिर से इस ऋण का पुनर्बट्टा किया है, उसी को बोला जाता है, इसी को बैंक रेट। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए, नहीं तो एक लाइन की परिभाषा है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन उपलब्ध करवाती है, उसके लिए लिया गया पुनर्बट्टा या किया गया पुनर्बट्टा ही ब्याज दर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये।
यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे मूव करते हैं। लगभग इसके बाद 10 मिनट की आपकी और क्लास रहेगी। चलिए ओके। अब हम पढ़ेंगे MSF। ठीक है। MSF उसे कहा जाता है वैसे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है। ये चौथा उपकरण था आपका बैंक रेट। चौथा उपकरण बता दीजिएगा इसका। ठीक है, ये कौन सा उपकरण था आपका? चौथा नंबर। आखिरी और पांचवें नंबर का उपकरण पढ़ेंगे हम, MSFR। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यानी कि हिंदी में क्या बोला जाता है? मार्जिनल को सीमांत, स्टैंडिंग को स्थायी, फैसिलिटी को सुविधा, रेट को दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये MSF जो होता है ये होता है ओवरनाइट लोन। ये क्यों दिया जाता है? बैंक को दिवालिया होने से बचाने के लिए, बैंक को दिवालिया होने से बचाने के लिए MSF रेट के रूप में ओवरनाइट लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, यहां तक। अब आखिर ये दिया जाता है तो ये NDTL का 1% होता है। कितना? NDTL का 1% दिया जाता है। सिर्फ एक रात के लिए लोन मिलता है। जो बैंक डूब रहा होता है उसी को बचाने के लिए RBI उसे एक रात के लिए, यानी कि वैसे 24 घंटे का होता है ये ओवरनाइट लोन, यानी कि 24 आवर्स का है। NDTL का 1% दिया जाएगा मार्च। 100 रुपए अगर उसकी कमाई हो रही होती है तो उसका 1 रुपया दे दिया जाएगा। 100 करोड़ हो रहे हैं, 10 लाख दे दिए जाएंगे। 1,000 रुपए हो रहे हैं, 100 रुपए दे दिए, ना 100 रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है। 10,000 हो रहे हैं, 1,000 दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से NDTL का 1% दिया जाता है लोन के रूप में, उसी को कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। नोट कर लीजिए। ठीक है, कलियर नोट यहां तक आप सभी ने? इसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा होगी। यही वो MSFR है जिसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा होगी। बैंक रेट देखिए सबसे ज्यादा किसकी, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसके बाद MSF रेट, MSF रेट। ये ब्याज दर होती है सबसे ज्यादा। ब्याज दर किसकी होगी? MSF रेट की, उससे कम बैंक रेट की, उससे कम रिवर्स रेपो रेट की, उससे कम रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। और CRR SLR में SLR ज्यादा होता है। ठीक है। CRR की तुलना में SLR हमेशा ज्यादा होता है और ये हमेशा कम होता है। ये भी नोट कर लेगा। ठीक है। तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को देखा। उसके बाद वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत CRR SLR को देखा। फिर बैंक रेट को समझा।
फिर ओएमओस यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझा, और लास्ट में फिर हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा दर के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ में आपका मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण कंप्लीट होता है। कल की क्लास में आपको चयनात्मक या गुणात्मक मौद्रिक नीति बताऊंगा, और साथ में हम मौद्रिक नीति समिति की चर्चा करेंगे, और फिर मौद्रिक नीति के क्या प्रभाव है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, तो उसकी चर्चा करते हुए कल की क्लास में मैं आपका मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। कल की क्लास सिर्फ एक इकोनॉमी की क्लास रहेगी और एक आपका आंसर राइटिंग का सेशन रहेगा। ठीक है, केवल दो क्लासेस होगी। 1 घंटे की आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी, बाकी 1.5 से 2 घंटे आपका आंसर राइटिंग का सेशन रहेगा। ठीक है, बाकी साइंस की और सोशियोलॉजी की क्लास नहीं होगी। अब इसके तुरंत बाद सोशियोलॉजी की क्लास भी होगी आपकी, तो 40 मिनट का सेशन मैं इसमें करूंगा जो मीटिंग के साथ में। तो आप लोग बस 10 से 5 मिनट का अंतराल में, 10 मिनट का अंतराल लूंगा मैं, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा चार्जिंग करूंगा इसको मैं। तो 10 मिनट के अंतराल में आपका सोशियोलॉजी का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।